नमस्कार दोस्तों। अपने वादे के मुताबिक हम आज से हिंदी की एक यात्रा शुरू कर रहे हैं और उस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास अभी तक केवल योजना में थी और आज से इसका आरंभ हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब इसमें कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, ये लगातार चलेगी। बहुत आराम से पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं इस क्लास के बारे में जानकारी दे दूं। जानकारी ये है कि ये क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि वो हिंदी भाषा के विकास क्रम को समझ पाएं, हिंदी साहित्य को थोड़ा समझ पाएं, इसका विकास कैसे हुआ उसको जान पाएं, इतिहास क्या रहा उसको जान पाएं, किन किन लोगों ने इसके साहित्यिक योगदान दिया इसमें उसको समझ पाएं। उन लोगों के लिए तो है ही। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस तरह की जानकारी चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि ऐसे लोग जो कहीं न कहीं परीक्षा देने वाले हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं और उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम से, हिंदी भाषा के इतिहास से और हिंदी साहित्य से जो प्रश्न आते हैं, इस क्लास में हम उसे पूरा करने वाले हैं। कुल मिला के ये वीडियोज की जो श्रृंखला होगी उसमें हम उसे पूरा करने वाले हैं। और ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई कि अगर आप YouTube पे इस तरह का कोई कंटेंट ढूंढेंगे, जैसे दरोगा भर्ती परीक्षा में पहला ही टॉपिक है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। अब ऐसा कोई टॉपिक अगर आप YouTube पे ढूंढेंगे तो आपको कोई टॉपिक प्रॉपरली नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा भी तो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला मिल सकती है, 20 30 40 प्रश्नों की एक श्रृंखला कोई करवा रहा होगा वो मिलेगी। विधिवत तरीके से इस तरह का कोई भी वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि वो क्षेत्र जो अछूता है अभी तक, हम उस पर थोड़ा काम करते हैं। ये क्लास किन लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है उस पर मैं बात कर लूँ तो देखिए, यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, लेखपाल के लिए, आरओ एआरओ के लिए, टीजीटी का भी अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है, एलटी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कुल मिलाकर के ऐसी किसी भी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के विकास क्रम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी की बोलियों और उपभाषाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ हिंदी के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसी किसी भी परीक्षा के लिए ये महत्व। तो हमारी जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने कर ली। आज से प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो इस तरह का 40 45 से 50 मिनट का लगभग रोज मिलता रहेगा। वह मुश्किल किसी दिन अगर गैप भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन मिलेगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत हम करेंगे एक शब्द से और वो है भाषा। सबसे पहली चीज शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? भाषा से। देखो, बहुत सारी चीजें जो हैं हम इसको सिलेबस की तरह बहुत कठिन और कठोर बनाने वाले नहीं हैं। हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझने वाले हैं। दरअसल बात यह है, जब हम भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भाषा दरअसल है क्या, किसे भाषा कहते हैं। यानी हम कोशिश करते हैं भाषा को डिफाइन करने की, भाषा को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। परिभाषित करने की कोशिश करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाषा आई कहाँ से, भाषा की जरूरत क्या थी, तब हम इसको ज्यादा ढंग से परिभाषित कर पाएंगे। आप सबको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सोसाइटी में जब वह रहेगा तो सीधी सी बात है उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करने की जरूरत पड़ेगी। वो अपनी बात दूसरे को समझाना चाहेगा, दूसरे की बात खुद समझना चाहेगा, तो इसकी जरूरत तो उसे पड़ेगी। आचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे हम अगर एक शब्द में लिखना चाहें तो हम उसे कहेंगे संप्रेषण। अब यहाँ दो तीन बातें याद रखिएगा। हम बात तो दरअसल कर रहे हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम की अभी, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे ऐसे शब्द आते रहेंगे जो हिंदी की परीक्षाओं में वोकैब के रूप में आपके लिए उपयोगी होंगे। अब यहीं पे एक शब्द आ गया संप्रेषण। ये क्या है? तो संप्रेषण शब्द का जो उपयोग है
वो विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। संप्रेषण का जो माध्यम है उसे हम भाषा कह सकते हैं। नहीं, भाषा की सबसे छोटी और नॉर्मल सी अगर कोई परिभाषा हम दें तो हम ये कह पाएंगे कि संप्रेषण का जो माध्यम है उसे हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कहानी सुन लेना ज्यादा बेहतर लगेगा। हम में और जो जानवर है उनमें भाषाई आधार पर भिन्नता क्या है? भाषाई आधार पर वो अलग कहते हैं। तो एक भाषा वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया, भाषाविद ने एक प्रयोग किया। उसने देखा कि एक शेर आया, जैसे ही कुछ बंदर खेल रहे थे और वहां पे एक शेर आता है, वैसे ही उन बंदरों में से एक बंदर एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है और जैसे ही वह बंदर वो विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, सारे के सारे बंदर पेड़ पे चढ़ जाते हैं। उसके आवाज निकालते ही सारे के सारे बंदर पेड़ पे चढ़ जाते हैं। वो भाषा वैज्ञानिक उस आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद कुछ देर के बाद जब शेर वहां से वापस चला जाता है तो उन पेड़ पे चढ़े हुए बंदरों में से एक बंदर कुछ विशेष प्रकार की आवाज निकालता है और फिर वो सारे के सारे बंदर उतर के नीचे अपना खेलने लगते हैं। अब भाषा वैज्ञानिक ने ये देखा, उसने वो दोनों ध्वनियां, दोनों आवाजें रिकॉर्ड कर ली। एक वो जब वो पेड़ पे चढ़ते हैं और दूसरी आवाज वो भी रिकॉर्ड कर ली जब वो उतर के नीचे आते हैं। फिर उसने क्या किया, उस आवाज को बजाया। वो बंदर सारे नीचे खेल रहे थे, उसने उस आवाज को बजाया। जैसे ही वह आवाज बजी वो सारे बंदर पेड़ पे चढ़ गए। फिर थोड़ी देर के बाद उसने वही वाली जो बाद में उतरने वाली आवाज थी वो बजाई, वो सारे बंदर नीचे उतर आए। इसका मतलब जो जानवर है उनमें भी भाषा है, लेकिन उनकी भाषा का स्वरूप वैसा नहीं है जैसा हमारी भाषा का स्वरूप है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है। उन्होंने क्या किया, वो काम करते हैं ध्वनि संकेतों पर। उन्होंने कुछ विशेष प्रकार के अपने ध्वनि संकेत बना रखे हैं। वो ध्वनि संकेत हमें समझ में नहीं आते, लेकिन उन्हें समझ में आते हैं। वो उस ध्वनि संकेत को समझ जाते हैं। अब निश्चित तौर पे अब आप इमेजिन करके देखिए, जब वो शेर आया होगा और बंदर ने जो आवाज निकाली होगी, जिस आवाज को सुनने से सारे बंदर पेड़ पे चढ़ गए, तो निश्चित तौर पे उसने ऐसा कुछ कहा होगा कि खतरा है, भागो। हो सकता है उसने ऐसा कुछ कहा हो कि शेर आ गया है, भागो। हो सकता है उसने कहा भागो, पेड़ पे चढ़ो। ऐसा वो कुछ भी कह सकता था। उसका क्या उसने कहा होगा, ऐसा कुछ ही कहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं था। वो क्या था, वो एक ध्वनि संकेत था और शायद उस तरह का ध्वनि संकेत बंदरों को एक विशेष बात के बारे में बताता है, एक विशेष स्थिति के बारे में बताता है। वो विशेष स्थिति क्या है, खतरा। और जो दूसरा वाला ध्वनि संकेत था उसमें अगर आप होते या जो भाषा का प्रॉपर उपयोग कर लेते हैं मानव होता, तो मानव कहता अब उतर चलो, शेर चला गया है। यह हो सकता है वो ये कहे कि अब खतरा टल गया है, चलो नीचे चलते हैं, इस तरह का कहता। लेकिन वो केवल ध्वनि संकेत उपयोग करते, तो दूसरा वाला जो ध्वनि संकेत था वो ये दर्शाता था कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थिति तो हो गई जानवरों की, वो ध्वनि संकेत का उपयोग करते हैं। लेकिन हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह अपने आप में एक संपूर्ण भाषा है। हम बोलते हैं, लिखते हैं और साथ ही साथ संकेतों का भी उपयोग कर लेते हैं। अब इस बात को भी जरा समझ लो। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो इस बात को भी जरा समझ लेना जरूरी हो जाता है कि हमारी जो भाषा है वह भाषा किस प्रकार की है, या एक तरह की ही है। एक भाषा तो हमने कहा कैसी है, सांकेतिक है। एक भाषा कैसी है, सांकेतिक। हमारी भाषा कैसी है, एक तो सांकेतिक भाषा है, एक हमारी भाषा है मौखिक, और एक भाषा का स्वरूप हो सकता है लिखित। इन तीन तरीकों से हम संप्रेषण करते हैं। ये तीन तरीके हैं, सांकेतिक, लिखित और मौखिक। तीन तरीके से हमारा संप्रेषण होता है। हम अपने आचार विचार का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये सांकेतिक, मौखिक और लिखित तीन तरीके हैं। लिखित वाले में, मौखिक वाले में
हम अपनी बात को प्रॉपरली स्पष्ट कर सकते हैं, सही से उस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उस बात को ठीक तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जो सांकेतिक तरीका है वह बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे जानवरों के मामले में होता है, उनकी बात भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। अभी आपने बंदर वाले एग्जाम्पल में ये जान पाया होगा कि बंदर की वह विशेष ध्वनि जो पहले उसने उपयोग की वो खतरे का संकेत थी, और जो दूसरी वाली ध्वनि थी वो खतरा टलने का संदेश थी, सुरक्षित होने का संदेश थी। अब उसके भीतर उसने शेर को शामिल किया, पेड़ पे चढ़ना शब्द को शामिल किया, पेड़ पे उतरना शब्द को शामिल किया या नहीं किया, ये स्पष्ट नहीं था। ऐसा ही हमारा संकेतों में होता है, हमने कोई संकेत किया तो स्पष्टता नहीं आती है, लेकिन जब हम लिखित या मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं तब भी हमें संकेतों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये भी अपने आप में अकेले अधूरी होती है। जैसे जब आप किसी शब्द को बोलते हैं तो एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। अब वो कई अर्थ तब आएंगे जब आपके बोलने का हाव भाव बदलेगा। हम नॉर्मली कहें अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। अब हम कहें कि अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जो कुछ हुआ है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इस तरह का हमारा रिएक्शन है। तो हमने क्या किया, मौखिक भाषा के साथ सांकेतिक भाषा को भी, यानी अपने हाव भाव है उनको भी उसमें शामिल कर लिया, और उसने जो पूर्ण अर्थ है उसको बदल दिया, चेंज कर दिया। तो एक बात याद रखिए कि भाषा में सांकेतिकता, मौखिकता दोनों शामिल होती है। लिखित भाषा में भी इन हाव भावों को विभिन्न चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जब आप देखेंगे चिन्हों को, तो विभिन्न चिन्हों के माध्यम से, कभी अल्प विराम के द्वारा, कभी पूर्ण विराम के द्वारा, कभी प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा, कभी अल्प विराम के द्वारा, बहुत सारे चिन्हों का उपयोग करके हम उन्हीं भावों को दर्शाने का प्रयास करते हैं जिन्हें हम मौखिक भाषा में उपयोग करते हैं। तो या तो मौखिक और सांकेतिक भाषा साथ साथ चलती है, या फिर लिखित और सांकेतिक भाषा चिन्हों के रूप में साथ साथ चलती है। यह भाषा का वास्तविक स्वरूप होता है। यानी यहां पर कुल मिलाकर के हम एक चीज स्पष्ट कर चुके हैं, वो ये है कि भाषा जो है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। पहली चीज जो हमने अभी तक क्लियर की, भाषा क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है। दूसरी चीज जो हमने अभी तक स्पष्ट की वो ये कि भाषा के तीन स्वरूप हो सकते हैं। एक स्वरूप संकेत के रूप में हो सकता है, दूसरा स्वरूप मौखिक हो सकता है, और तीसरा स्वरूप लिखित हो सकता है। ठीक। अब हमने भाषा के बारे में इतनी जानकारी जुटा ली। अब इतनी जानकारी जुटाने के बाद हम अगर अपने देश की भाषा पे बात करना शुरू करें तो स्थितियां कहां तक हैं। तो बहुत सारे मतभेद हैं विद्वानों की बातों में, लेकिन हम यहाँ उन मतभेदों को दरकिनार करके जो मोटा मोटा एक तरीका बन के आगे आगे आया है, सामने आया है, हम आज उस पे बात करते हैं। वो क्या है, हम शुरुआत अपने यहाँ भाषा की प्रॉपर तरीके से मानते हैं 2000 बीसी से, यानी लगभग आज से कितना पहले, 4000 साल पहले। और पूरे भाषा के इतिहास को, भाषा का जो काल है, भाषा का जो इतिहास है, पूरे भाषा के इतिहास को हम मोटे मोटे तौर पे तीन भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है। पूरे भाषा के इतिहास को हम विभक्त करते हैं मोटे मोटे तीन भागों में। ठीक। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, पहले भाग को हम कह देंगे प्राचीन आर्य भाषाओं का काल, प्राचीन आर्य भाषाएं। ठीक है। दूसरे को कहेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं। और तीसरा आधुनिक आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य और भाषाएं। ठीक। अब समझिए, हम अपने देश के पूरे भाषा इतिहास को तीन भागों में विभक्त करते हैं
पहला भाग जो है वो कहलाता है प्राचीन आर्य भाषाएं, दूसरा भाग मध्यकालीन आर्य भाषाएं और तीसरा भाग आधुनिक आर्य भाषाएं। अब जो पहला काल है जिसमें शामिल है प्राचीन आर्य भाषाएं, तो इन प्राचीन आर्य भाषाओं में केवल एक ही आर्य भाषा है, ठीक है, केवल एक ही आर्य भाषा, और वो आर्य भाषा कौन सी है? संस्कृत है। यानी इस भाग में आपको जिस भाषा के बारे में समझना है वो कौन सी है? वो है संस्कृत, ठीक। दूसरा जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, अब इनका कालक्रम अगर आप क्लियर करना चाहें तो कालक्रम भी क्लियर कर सकते हैं। कालक्रम की स्थिति यह है कि इन्हें आप ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 1500 वर्षों का कार्यकाल रहा है इनका, 2000 बीसी से लेकर के 500 बीसी के बीच में ये भाषा रही संस्कृत, ठीक। उसके बाद जो मध्यकालीन भाषाएं हैं इनमें कुछ भाषाएं आई, उन भाषाओं में सबसे पहले जो भाषा आई वो थी पाली, दूसरी भाषा जो आई वो थी प्राकृत, तीसरी जो आई वो थी अपभ्रंश, और एक और जिसको कभी माना जाता है कभी नहीं माना जाता है, या फिर इनके बीच की संक्रमण काल की एक भाषा थी कुछ समय के लिए, उसको कहा जाता है अभट्ट। कुछ लोग अपभ्रंश और अभट्ट को एक ही मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इसका स्वरूप थोड़ा अपभ्रंश की अपेक्षा अलग हुआ करता था, तो इसको अलग भी मान लिया जाता है। तो ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट, ठीक है। पहली प्राचीन काल की आर्य भाषा क्या है? संस्कृत। दूसरी मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन सी हैं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। और आधुनिक आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो फिर हम प्रवेश करते हैं किसके इतिहास में? हिंदी में। अब समझिए, ये पूरा क्रम जो मैंने बताया है, इस पूरे क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा भाषा इतिहास शुरू होता है संस्कृत के साथ, ठीक है। भाषा का इतिहास शुरू होता है संस्कृत के साथ, और संस्कृत के साथ हमारा भाषा इतिहास शुरू होने के बाद करता क्या है? संस्कृत के साथ शुरू होकर और ये सफर तय करता है कहां तक का? हिंदी तक का। संस्कृत के साथ शुरू होता है और हिंदी तक जाने का ये सफर तय करता है। बीच में कुछ ऐसे स्पॉट्स आते हैं, ऐसी स्थितियां, ऐसी जगहें आती हैं जहां पे रुकते हुए ये आगे बढ़ता है। यानी मोटा मोटा अब हम इसी चीज को थोड़ा आगे और विस्तृत कर लेते हैं और सही कर लेते हैं। देखिए, समझिए इसको। सबसे पहले जिस भाषा का उद्गम हुआ अपने देश में वो थी संस्कृत, और आज हम जहां पे हैं वो है हिंदी। हालांकि अभी हम इसको आगे बढ़ने पे कुछ और डिवीजन करेंगे इसके। वो डिवीजन ये होगा कि हम हिंदी में किस दौर में चल रहे हैं। तो दरअसल हिंदी में हम चल रहे हैं खड़ी बोली हिंदी के दौर में, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने जो सफर तय किया है वो सफर तय किया है संस्कृत से लेकर के हिंदी का, और इस सफर के बीच में कुछ ऐसी जगह है जहां पे कुछ स्पॉट्स हैं जहां हम रुके थे। वो रुकने वाले स्पॉट्स कौन कौन से हैं? पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत और तीसरा है अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और चौथा ऐसा है जिसको कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। कौन सा? अभट्ट, ठीक। तो ये हमारे चलने का क्रम रहा है। अब जरा इस बात को और समझ लो, इस बात को और समझ लो। संस्कृत से हम चले और संस्कृत से चल के कहां पहुंचे? पाली पे, पाली के बाद प्राकृत पे, प्राकृत के बाद अपभ्रंश पे, अपभ्रंश के बाद अभट्ट पे, और अभट्ट से हम निकले तो पहुंच गए कहां पे? हिंदी में। ये हमारा क्रम रहा। अब एक चीज और समझनी है, ये संस्कृत जो है इसका स्वरूप संस्कृत रहते ही एक बार बदला। यानी संस्कृत को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। वो दो भाग कौन से हैं? एक को तो हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, ठीक है, एक को कहते हैं वैदिक संस्कृत, ठीक, और दूसरे को कहते हैं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, वो समझिए। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, यानी हिंदी कहां से जन्म ली है। तो आप देखिए, हिंदी का सही से जन्म अभट्ट या फिर अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन वो अपभ्रंश कहां से आई, वो पाली कहां से आई, वो कुल मिलाकर के अंतिम स्थान कहां है?
जहां से भाषाओं का उद्गम ही हुआ वो है संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत क्या है, इसके बीच के अंतर को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो शुरुआत की संस्कृत थी, शुरू की जो संस्कृत थी वो संस्कृत कहलाई वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत इसलिए भी इसको कहा जाता है कि वेदों की रचना, वेद रचना या संहिता रचना, वेदों को ही हम कहते हैं संहिता ग्रंथ। तो जो संहिता ग्रंथ है या वेद है, इनकी रचना इसी भाषा में हुई है, वैदिक संस्कृत। और जब यही वैदिक संस्कृत लोक जीवन में आ गई, लोग इसका उपयोग करने लगे, तो सीधी सी बात है लोग जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ सिंथेसिस, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चलता रहता है, उनमें बदलाव आते रहते हैं। तो जो वैदिक संस्कृत का स्वरूप बदला, लेकिन अभी वो थी संस्कृत ही, वैदिक संस्कृत का स्वरूप बदल गया था, तो उस बदले स्वरूप वाली संस्कृत को कहा गया लौकिक संस्कृत। फिर पाली की बात करते हैं। पाली वह भाषा है जिसमें बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं वो आपको इसी भाषा में मिलेंगे। प्राकृत वह भाषा है जिसमें महावीर ने अपने उपदेश दिए, यानी इसमें जैनों से संबंधित सब कुछ मिलेगा। अपभ्रंश यह एक तरह की लोक भाषा थी। अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ या परिमार्जित। ठीक, तो ये वास्तविकता में लोक भाषा थी जिसमें बहुत सारी भाषाएं घुल मिल गई थी, स्वरूप एक नया बन गया था, और उसी का थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ स्वरूप वो कहलाया अपभ्रंश। यानी अभट्ट के बारे में कभी ये भी कहा जाता है कि अपभ्रंश का अपभ्रंश कौन सी भाषा है, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं। यानी जो पहले से ही भ्रष्ट था उसका भी भ्रष्ट क्या बना, तो वो अभट्ट बना। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अभट्ट को कहा जाता है। और इस अभट्ट से निकल के आई हिंदी। कुल मिलाकर के हमने मोटे तौर पे इतना अभी तक सीखा है कि संस्कृत से लेकर के हिंदी तक की साहित्यिक यात्रा कैसी रही, भाषा की यात्रा कैसी रही। अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से या एक नॉर्मल से फिगर के माध्यम से समझ लें, जरा समझने का प्रयास करते हैं। बेटा देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कहां से? वैदिक संस्कृत से। किस प्रकार भाषाएं आगे बढ़ी? सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत ने जब अपने स्वरूप को बदला तो यही वैदिक संस्कृत थोड़ी सी बदल गई और वैदिक संस्कृत से परिवर्तित होकर के बन गई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद जिस भाषा का उद्भव हुआ वह थी पाली। पाली के बाद जो भाषा आई वह थी प्राकृत। प्राकृत के बाद जो भाषा आई वह थी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद जो बदलाव हुआ वह था अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद हम कहाँ आ गए? हिंदी। अब हिंदी की स्थिति क्या थी? हिंदी की स्थिति ये थी कि पहले हम इसको प्राचीन हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी का मातृ स्वरूप था, शुरुआत जहां से हुई थी। फिर उसके बाद मध्यकालीन हिंदी, यानी फिर इसके स्वरूप में और परिवर्तन आया। और फिर उसके बाद आधुनिक काल की हिंदी। आधुनिक काल की हिंदी का मतलब वह हिंदी जिसे हमने जाना है आज से लगभग 150 साल पहले, यानी 1850 के बाद। 1850 के बाद से जो हिंदी आई वो क्या कहलाई? आधुनिक हिंदी। और इस आधुनिक हिंदी में जिस चीज का ज्यादा प्रभाव है वो क्या है? खड़ी बोली। यानी आजकल स्थिति क्या है? ये किस स्वरूप में आ चुकी है हिंदी? हिंदी आ चुकी है खड़ी बोली के स्वरूप में। इस पूरे मैप को प्रॉपरली आपको एक बार देख लेना है। आप ऐसा समझिए कि अगर आप बहुत बड़ी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में नहीं है, किसी छोटी कॉम्पिटेटिव परीक्षा में है, तो केवल यहां से आपका एक प्रश्न बन सकता है, वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हमारी यात्रा, हमारा ट्रेवल कहाँ से शुरू होता है? शुरू होता है वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और अवहट्ट के बाद हिंदी। फिर हिंदी अपने ही स्वरूपों में से 3 स्वरूपों में घूमती हुई कहाँ आ गई है आज? आज खड़ी है खड़ी बोली हिंदी के स्वरूप में। ठीक है, आशा है इतनी चीज आपको सही से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं,
इसके कालक्रम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इन चीजों को और ज्यादा सही से समझने के लिए अगर हम चाहें तो इनके कालक्रम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। कालक्रम को ऐसा समझिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से? वैदिक संस्कृत से। सबसे पहला काल काय का था? वैदिक संस्कृत का था। दूसरा काल लौकिक संस्कृत का था, लौकिक संस्कृत। तीसरा जो काल था वो था पाली का। चौथा काल था प्राकृत का। पांचवा काल था अपभ्रंश का। अबहट्ट का जो काल है वो मैं कोष्टक में लिखे दे रहा हूं, वो इसलिए लिखे दे रहा हूं कि इसे माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है, अलग भी नहीं माना, अलग माना भी जाता है और अलग नहीं भी माना जाता है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे काय की? हिंदी की। ठीक है, अब जरा समझिए, हमने आपको बताया कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? 2000 ईसा पूर्व से। ठीक? तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो काल किसका था? वैदिक संस्कृत का। यानी वैदिक संस्कृत चली लगभग कितने समय तक? 1000 वर्ष तक। इसको आप, ये मैं लास्ट में इसलिए लिखे दे रहा हूं, इसका महत्व अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। लौकिक संस्कृत का काल यहां से शुरू होता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक? 500 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये काल रहा। कितना चला? 500 वर्ष। ठीक? उसके बाद पाली का नंबर आता है, तो पाली 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईसवी तक चली। ठीक है, और इसका भी समय कितना हुआ? 500 वर्ष। प्राकृत का समय शुरू होता है 1 ईसवी से और ये जाता है 500 ईसवी तक, यानी ये भी कितनी चली? 500 वर्ष। अब आता है अपभ्रंश का काल, और अपभ्रंश शुरू होती है 500 ईसवी में और चलती है 1000 ईसवी तक, और इसका काल होता है कितना? 500 वर्ष। कुछ लोग इस वाले काल को 500 से 1000 के बजाय 500 से 1100 मानते हैं, लेकिन अगर अबहट्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो अबहट्ट का काल माना जाता है 1000 ईसवी से लेकर के 1100 ईसवी तक का, यानी कुल इसका कालखंड रहा कितना? 100 वर्ष का। और 1100 से या कहीं कहीं पे 1000 ईसवी से जो दौर शुरू हुआ कहां तक का? अब तक का, वह कहलाता है हिंदी का दौर। यानी अब इस आधार पे आप ये पाएंगे कि कौन सी भाषा का प्रभुत्व कितने वर्षों तक रहा। आप इसमें देख लीजिए, ऐसे करके याद करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा। आप नॉर्मल सी बात ये समझिए कि आपको शुरू कहां से करना है, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। समझिए जरा, बहुत आसान हो जाएगा। शुरू करना है 2000 ईसा पूर्व से। ठीक, आना कहां है आपको? 1100 ईसवी तक। पहला जो खंड है वो 1000 वर्ष, अंतिम जो है वह 100 वर्ष का है, शेष सभी 500 वर्षों के। तो अगर आपसे कभी ये समय पूछ दिया जाए तो आपको ये समय याद नहीं करना है, आपको याद रखना है कि 2000 ईसा पूर्व से हम भाषा पे बात करना शुरू करते हैं और वहां से चलते हैं हिंदी के आगमन तक। और हिंदी का आगमन होता है 1000 भी कह सकते हैं, अगर अवध को आप निकाल दें तो 1000 भी कह सकते हैं, 1100 भी कह सकते हैं, तो वहां से लेकर यहां तक चलना है। और इतने में पहला वाला जो खंड है वो 1000 का है, बाकी सभी 500 के हैं। अगर अवध को शामिल करेंगे तो 100 साल इसे दे देंगे, नहीं शामिल करेंगे तो कोई बात नहीं है, फिर वहां से हिंदी प्रॉपरली शुरू हो जाती है। अब हम ऐसा करते हैं कि इन समस्त भाषाओं के क्रम को थोड़ा थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। हम बहुत ज्यादा पीएचडी भी करने वाले नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इतना मटेरियल मिल जाए कि परीक्षा में अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो गलत ना हो उनके लिए। और जो लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके पास मोटा मोटा एक आंकड़ा हो जाए, वो ये समझ जाए कि किस तरह से भाषा का विकास हुआ है, ये बात वो समझ जाए। अगर उनसे कल को कोई पूछे, कहीं वो बात करने बैठे, तो वो उस बात को बता पाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हम बहुत विस्तार से भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम इन चीजों को अब एक एक समय को, एक एक भाषा को हम एक एक करके
देखेंगे, और उनमें सबसे पहला जो आता है वो है वैदिक संस्कृत का। हम बात करने वाले हैं इस पे, वैदिक संस्कृत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृत। इस भाग को देख लेते हैं, समझिए जरा, देखिए। जब हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो मुख्य रूप से वैदिक संस्कृत के दर्शन हमें होते हैं वैदिक साहित्य में। मतलब मौखिक वाले की तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि वो यहाँ तक आ जाए। अब हमारे पास जो रिटन में उपलब्ध है, हम उसको लेकर के बातचीत करेंगे। तो जब हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत का नमूना हमें कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ देख पाएंगे कि वैदिक संस्कृत क्या है, कहाँ है? तो उसका नमूना हमें मिलता है वैदिक साहित्य से। एक बढ़िया सी बात ये हो सकती है कि वैदिक संस्कृत का नमूना आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो नमूना आप प्राप्त करेंगे कहाँ से? वैदिक साहित्य से। अब जो वैदिक साहित्य है उसमें तीन चीजें शामिल हैं। पहला, पहले को कहा जाता है संहिता। दूसरा, दूसरे को कहा जाता है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है। तीसरे को कहा जाता है उपनिषद। संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये तीन को वैदिक साहित्य कहा जाता है। बाकी जानकारी संभवतः मैं मानता हूं आपको होगा। संहिता ग्रंथ को और सामान्य शब्दों में कहें तो हम वेद कहेंगे, यानी उसे ही आप कह सकते हैं ऋग संहिता, या उसे ही आप कह सकते हैं ऋग्वेद। ऋग संहिता या ऋग्वेद एक ही बात है। ऐसा करके कुल 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इनके बारे में मेरा मानना है आपको पर्याप्त जानकारी होगी। अगर नहीं है तो हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जितना इतिहास का विषय है उतना ही भाषा का भी विषय है। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लें। वो क्या है समझिए जरा। अथर्ववेद क्या है समझिए। ऋग्वेद जो है इसमें कुल मिलाकर के 1028 सूक्त है, 10 मंडल है और 10,000 से ऊपर ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब श्लोक, ऋचाएं मतलब श्लोक, ऋचाएं हैं कितनी? 10,000 से ऊपर। और ये ऋचाएं जो हैं इनका उपयोग स्तुतियों में किया जाता है। स्तुतियों में यानी किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए इनका उपयोग होता है। सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सामवेद में केवल 75 ऋचाएं ही अलग हैं। शेष सारी ऋचाएं कहां से ली गई हैं? ऋग्वेद से। लेकिन ऋग्वेद की ये वे ऋचाएं हैं जो गेय है, जिनको गाया जा सकता है, जिसमें संगीत का कुछ मर्म छिपा हुआ है। वो ऋचाएं इकट्ठी करके कहाँ रख दी गई? सामवेद में। और 75 ऋचाएं अलग से हैं। ये सामवेद की खासियत हो गई। यजुर्वेद की खासियत ये है कि यह इकलौता ऐसा वेद है, इकलौती ऐसी संहिता है, इकलौता ऐसा संहिता ग्रंथ है जिसे दोनों तरीकों में, दोनों विधाओं में लिखा गया है। पद्य में भी लिखा गया है और गद्य में भी लिखा गया है। जबकि ऋग्वेद और सामवेद ये दो के दोनों केवल और केवल पद्य में है। ऋचाएं लिखी हैं, श्लोक लिखे हैं, यानी वो गेय है, पद्य में है। और यजुर्वेद ऐसा है जिसमें पद्य और गद्य दोनों है। अथर्ववेद को कुछ लोग संहिता ग्रंथ मानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है वह, सही बात की जाए तो एक लौकिक वेद है, जिसमें लोक की बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है, लोक की बहुत सारी बातों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है चिकित्सा के बारे में,
इसमें बताया गया है जादू के बारे में, टोना टोटका के बारे में, यानी इस तरह की जो लौकिक बातें हैं जो लोक में होती हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। अब दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथ अगर सही से देखा जाए तो ये टीकाएं हैं काहे की, इन ग्रंथों की, जो संहिता ग्रंथ है उनकी टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, और प्रत्येक संहिता का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। फिर जो उपनिषद है वह इन ब्राह्मण ग्रंथों की परिशिष्ट के रूप में है एक तरह से, या फिर परिशिष्ट मतलब जो अंतिम भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ में कहीं अगर आपको स्टार लगा हुआ मिला तो ऐसे मानिए कि उस स्टार का उल्लेख, उसके बारे में कुछ बताया गया होगा, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, उपनिषद में मिलेगा। यानी ब्राह्मण संहिता जो है वो मुख्य ग्रंथ है, वेद है, इन पे जो टीकाएं लिखी गई हैं, इनके बारे में जो विश्लेषण किया गया है वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। और ब्राह्मण ग्रंथों में विश्लेषण करते समय जो चीजें आ गई उनके बारे में विश्लेषण आपको कहाँ मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा। और उपनिषदों की जो एक्चुअल संख्या है वो है 108, लेकिन हम 108 को मानते भी नहीं बहुत सारे लोग। इनमें से 12 उपनिषद ऐसे हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा समझिए कि वैदिक संस्कृत से आपको बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। इतना याद रखिए, ये हमारे देश की प्रारंभिक भाषा थी। ये 2000 बीसी के लगभग शुरू हुई और फिर इसका काल रहा अगले 1000 वर्षों तक, यानी 1000 बीसी तक ये चली। ठीक है। इसमें 3 तरह की रचनाएं की गई, 3 तरह का इसका साहित्य मिलता है। एक साहित्य तो कहलाता है संहिता साहित्य, जिसमें वेद आते हैं, चारों वेद जिसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा कहलाता है ब्राह्मण साहित्य, वो वेदों पर आधारित रचनाएं हैं, प्रत्येक वेद के अलग अलग है। और तीसरा है वो ब्राह्मणों पर आधारित रचनाएं हैं जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं, जिनकी संख्या है 108, और जो ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं उनकी संख्या है 12। अब लौकिक संस्कृत के बाद आज हम केवल और केवल एक टॉपिक पे और बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे और टॉपिक्स पे। आज हम केवल एक टॉपिक पे और बात करने वाले हैं, और वो होगा कौन सा, इसके आगे वाला। यानी कि अब हम देखने वाले हैं लौकिक साहित्य के बारे में। लेकिन लौकिक साहित्य तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा और हम इसको क्लियर कर लें। आइए वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक संस्कृत के बारे में थोड़ा सा और हम क्लियर कर लें। एक अच्छा सा प्रश्न यहाँ और बन सकता है, वो है कि वैदिक संस्कृत की ध्वनियां, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैदिक संस्कृत की ध्वनियां, क्योंकि हिंदी संस्कृत का ही बदला हुआ स्वरूप है, तो हमारे यहाँ भी ध्वनियों की वही स्थिति है। वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या थी 52, और इन 52 ध्वनियों में से 13 जो थे वो स्वर थे, और व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 39। अब जो मुख्य मुख्य चीजें वो समझिए। मूल स्वर जैसे हिंदी में होते हैं बिल्कुल वैसे ही इधर भी थे। जो कुछ बदला ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो कुछ बदला संयुक्त स्वर वैसे ही है, जितना बदला उतना आप समझ लीजिए। एक तो ये और दूसरा ये, ऋ और लिर, ये दो थे, दोनों में अंतर। जो ऋ होता है आपका हिंदी में वो इस तरह से होता है, संस्कृत में एक ऋ इस तरह का भी होता था, डबल वाला, ठीक है, और एक ल के साथ इस तरह से एक ये, ठीक। दो चीजें जो वैदिक संस्कृत में अलग थी, कहे में, स्वरों में, और व्यंजनों में जो अलग था वो ये है, ठीक है। ड की जगह पे यह व्यंजन और ढ की जगह पे यह व्यंजन। कुल मिलाकर के अभी अच्छी बात यह हुई है कि अब हिंदी वर्णमाला में ही टोटल जो संख्या है वर्णों की वो 52 से बढ़कर के 53 हो गई है, 52 से बढ़कर के 53 हो गई है। और इस व्यंजन को हिंदी वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है और इसे नाम दिया गया है विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन। और आपको बता दूं आजकल जो भाषाएं चल रही हैं उनमें से राजस्थानी भाषा में इस विशिष्ट व्यंजन का प्रयोग होता है ड की जगह पे,
और इतनी चीजें तो हो गई वैदिक संस्कृत से संबंधित। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, वो है काय का लौकिक संस्कृत का। उसके बारे में कितना हमें जानना है, कितना समझना है, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत। अब हम बात कर लेते हैं काय की लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, बस हमें बिल्कुल जरा सा देखना है थोड़ा सा। एक नाम आपने सुना है पाणिनि का, इन्होंने एक रचना की अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में जिस संस्कृत के बारे में बात होती है उसी संस्कृत को कहा गया है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत दरअसल है क्या? वह संस्कृत जिसे आप वैदिक संस्कृत कहते हैं, वह जब लोक में रही, उसका उपयोग हुआ, तो उसके स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया, और जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया उसे ही लौकिक संस्कृत कहा गया है। अभी हमने ये देखा कि जो वैदिक संस्कृत थी उसकी वर्णमाला में वर्णों की संख्या थी 52, लेकिन लौकिक संस्कृत में ये वर्णों की संख्या घट करके रह गई 48। अब घट करके 48 कैसे रह गई वो समझिए। घट करके 48 ऐसे रहेगी कि एक तो ये वर्ण निकल गया, ठीक है, दूसरा ये जो ढाक की जगह पे प्रयोग हो रहा था वह वर्ण निकल गया, ठीक, विसर्ग निकल गई। तो ऐसे करके कुछ वर्ण निकल गए और वर्ण कितने बचे 48, और इस स्वरूप को कहा गया लौकिक संस्कृत। यानी अब हम वैदिक संस्कृत से निकल के कहाँ आ गए, लौकिक संस्कृत। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हम पहुंच चुके हैं इतिहास का क्रम देखते देखते लौकिक संस्कृत पे। कल हम बात शुरू करेंगे पाली पे, प्राकृत पे, अपभ्रंश पे, अभट्ट पे, और धीरे धीरे बढ़कर के हम पहुंचेंगे हिंदी की ओर। थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन हमारा वहां से होना शुरू होगा। अभी तो ये नॉर्मल सी बात है, वहां से हमारा अध्ययन जो है थोड़ा 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 करके विस्तृत होता चला जाएगा। तो आइए कल फिर इसी समय पर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।